Hello everyone, in this video we are going to do MCQs of Enzyme Federal Board. These are important MCQs. Even if you don't belong to Federal Board, it's okay. ये generally बहुत ज़रूरी MCQs हैं. Let's get started from question number 1. It says that the catalytic activity of an enzyme is restricted to its small portion called, यानी कि एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो कहाँ पर होती है. Now for this you must know that एंजाइम की दो साइट्स होती हैं. एक होती है कैटालिटिक साइट जहाँ पे कैटलाइजेशन होती है और एक होती है बाइंडिंग साइट. ठीक है, कैटालिटिक साइट इज़ द एक्टिव साइट और बाइंडिंग साइट कौन सी होती है? एलोस्टेटिक साइट. ठीक है, अब सबस्ट्रेट कहाँ पे अटैच होता है? सबस्ट्रेट हमेशा एक्टिव साइट पे अटैच होता है. ठीक है, वहीं पे ही कैटलाइज होता है. जबकि दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वगैरह हो गया, वो आपका एलोस्टेटिक साइट पे अटैच होता है. ठीक है, सो द राइट ऑप्शन वुड बी एक्टिव साइट. ठीक है, पैसिव साइट, रेगुलेशन साइट ऐसी कोई साइट्स नहीं होती, बट हाँ एलोस्टेटिक साइट होती है, बट वहाँ पे कोई कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं होती. नंबर 2 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ कोएंजाइम एक्टिविटी. इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ऐसा कोएंजाइम इस्तेमाल होती है? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कोएंजाइम क्या होता है. अब जिसको पता है इट्स ओके, जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ. देखो, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंजाइम को एक्टिवेट करने के काम आते हैं. ठीक है, इन्हें कहते हैं कोफैक्टर. ठीक है, अब कोफैक्टर्स 3 तरीके के होते हैं: एक्टिवेटर्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम. कोएंजाइम की खास बात ये होती है कि दे आर वाइटामिन ड्राइव्ड, यानी कि ये बने हुए होते हैं वाइटामिन से. ठीक है, वाइटामिन कहीं ना कहीं इनकी कॉम्पोजिशन के अंदर होता है. तो आप यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखो तो कैल्शियम एक आयन है, तो डेफिनेटली इट्स नॉट द राइट ऑप्शन. उसके बाद अगर कैल्शियम आंसर ही नहीं है तो बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा. ठीक है, अगर आप NAD को देखो तो NAD वुड बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि NAD इज़ वाइटामिन ड्राइव्ड. अब जिनको नहीं पता NAD क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है. तो ये न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, लेकिन इट्स वाइटामिन ड्राइव्ड. निकोटिनामाइड अगर आप देखो इट्स अ वाइटामिन B3 को निकोटिनामाइड या फिर नियासिन कहा जाता है. तो ऑप्शन ए वुड बी राइट ऑप्शन. नंबर 3 says non-competitive inhibitors react with enzymes at. non-competitive inhibitors मैंने अभी बताया था कहाँ पे अटैच होते हैं? एक्टिव साइट पे नहीं, एलोस्टेटिक साइट पे. हाँ, ठीक है, एलोस्टेटिक साइट कौन सी? बाइंडिंग साइट होती है. Which graph shows the expected relationship between enzyme activity and substrate concentration? इनमें से कौन सी चीज़ जो बताती है? अच्छा, एंजाइम और सबस्ट्रेट के अंदर क्या रिलेशनशिप है. अगर आप ग्राफ नंबर 1 देखो तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन एक साइड पे लिखा हुआ है और एक साइड पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है, अब इन ग्राफ्स को देखने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अच्छा एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पे है और यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लिखी हुई है. सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, है ना, बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी. लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब पीक होगा कि मतलब अब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ भी रही है ना तो एंजाइम की एक्टिविटी कम नहीं होगी बट कांस्टेंट रहेगी. इस तरीके से. ठीक है, पहले बढ़ा, ठीक है, लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि भाई नॉट दिस बट दिस. यहाँ पे मैंने थोड़ा ओके इसको, ठीक है. अब देखो यहाँ पे सबस्ट्रेट है, यहाँ पे क्या होगा? सबस्ट्रेट बढ़ेगा. अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है यानी कि सबस्ट्रेट बढ़ रहा है, सबस्ट्रेट बढ़ रहा है. और अगर ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यानी कि एंजाइम भी अच्छे से काम कर रहा है. एंजाइम एक्टिविटी, यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन एक ही बात है. तो अब यहाँ पे दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं. ठीक है, अब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ गई. यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पीक पे थी. ठीक है, अब अगर तुम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अभी भी बढ़ रही है लेकिन एंजाइम एक्टिविटी नहीं बढ़ रही, तो एंजाइम वैसा का वैसा ही काम करेगा. क्योंकि मैंने बताया था कि ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, pH, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ के अंदर देखो तो मैंने क्या कहा कि फिर कांस्टेंट रहेगी, है ना, एंजाइम की एक्टिविटी कांस्टेंट रहेगी. इस तरीके से ग्राफ नीचे नहीं आएगा, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी कम नहीं होगी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, बट इस तरीके से कांस्टेंट रहेगी. ठीक है.
यानी कि रिएक्शन वैसा का वैसा रहेगा चाहे आप जितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा दो। क्योंकि देखो अगर एंजाइम मेरे पास 4 है तो मुझे 4 ही सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे ना। अगर मेरे पास 100 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स होंगे तो इनमें से मैं 4 ही यूज़ करूँगी, ठीक है। बाकी जितने भी होंगे 96 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स वो वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन कम नहीं होगा, इस वजह से कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि अगर सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो तो भाई एंजाइम भी बढ़ाओ, तब जाके रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा। खैर, तो अगर आप ऑप्शन ए के अंदर देखो तो यहाँ पे ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैंने क्या कहा, रेट ऑफ रिएक्शन कम नहीं होगा। ऑप्शन बी के अंदर देखो कि हाँ ये बिल्कुल वैसा ही ग्राफ है जो मैंने अभी बनाया था कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारी अभी भी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रहा, कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। अगर आप ऑप्शन सी में देखो, मैं दूसरे भी ऑप्शन आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि भाई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है, लेकिन पहले रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे तुम कंसंट्रेशन बढ़ाते गए तो रिएक्शन कम होता गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो सही ऑप्शन नहीं है बिल्कुल भी। और डी के अंदर तो बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये लीनियर ग्राफ है। हमेशा याद रखना, एंजाइम के अंदर कोई भी चीज़ होगी, चाहे टेम्परेचर का ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, एक्टिवेशन एनर्जी, किसी भी चीज़ का ग्राफ हो, वो एक्सपोनेंशियल होगा हमेशा, ठीक है, लीनियर नहीं होगा। अब लीनियर ग्राफ क्या होता है जिनको नहीं पता, लीनियर यानी कि ये दोनों चीज़ आपस में एकदम सेम प्रोग्रेस के अंदर जा रही है, यानी कि अगर जितना सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ यानी कि दोनों चीज़ें बिल्कुल साथ साथ ही बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, यानी कि चीज़ कम हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है। अब ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल, ये भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। खैर, तो ऑप्शन बी सबसे सही ऑप्शन है। नंबर 5 के अंदर पूछ रहे हैं कि ग्राफ शोज द इफेक्ट ऑफ एन एंजाइम ऑन रिएक्शन। यहाँ पे एक एंजाइम, अब यहाँ पे देखो एंजाइम का यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। और एक्स वाई जी आपको ये 3 अलग अलग ग्राफ है, ठीक है, एक्स ग्राफ, वाई ग्राफ एंड जी ग्राफ। तो यहाँ पे 3 अलग अलग ग्राफ्स दिए हुए हैं आपको। अब पूछ रहे हैं कि बताओ इनमें से क्या चीज़ बेस्ट डिफाइन करती है हमारे रिएक्शन को। अब यहाँ पे याद रखिएगा ये 3 अलग अलग रिएक्शन है, ठीक है, 3 अलग अलग रिएक्शन है। अब देखो, अगर एक्स ग्राफ की बात करें तो अच्छा, यहाँ पे ग्राफ को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि अच्छा टाइम बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ एनर्जी भी बढ़ेगी सिस्टम की, ठीक है, ओवरऑल जितनी भी फ्री एनर्जी है वो बढ़ेगी। और यहाँ पे सबस्ट्रेट लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पे सबस्ट्रेट बनना शुरू हुआ, फिर कैटलाइज होना शुरू हुआ, फिर प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो ऑप्शन सेकेंड फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक्स के अंदर फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए को देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कैटलाइज्ड रिएक्शन और एक के अंदर बोल रहा है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, अगर आप एक्स ग्राफ को देखो तो एक्स ग्राफ के अंदर ये यहाँ पे इन्होंने एक स्टैंडर्ड लाइन दी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक्स जो है वो ये वाला ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एक्स ग्राफ की एनर्जी देखो, एक्टिवेशन एनर्जी, और इस लाइन के स्टैंडर्ड में देखना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लाइन दी हुई है, इसकी एक्स की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है और वाई, ये वाई ग्राफ है, ठीक है, ये वाई ग्राफ है, वाई की एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो बताओ कहाँ पे एंजाइम इस्तेमाल हुआ है, क्या एक्स में इस्तेमाल हुआ है या वाई में इस्तेमाल हुआ है। एक्टिवेशन एनर्जी जहाँ पे कम होगी, अरे भाई एंजाइम का काम ही एक्टिवेशन एनर्जी कम करना होता है। एक्टिवेशन एनर्जी कम कहाँ, जहाँ पे होगी वहाँ पे एंजाइम इस्तेमाल हुआ है, यानी कि कैटालाइज्ड रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो तुम देखो एक्स की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी कि एंजाइम इस्तेमाल ही नहीं हुआ, यानी कि कैटालाइज्ड रिएक्शन है ही नहीं। और जबकि वाई की एक्टिवेशन एनर्जी देखो तो कम है एज़ कम्पेयर टू एक्स, यानी कि वाई कैटालाइज्ड है और एक्स जो है वो बेचारा अनकैटलाइज्ड है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे ऑप्शन देखो, एक्स तुम्हें पता लग गया अनकैटलाइज्ड है, तो ये दोनों ऑप्शन का सही है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे चलो वाई भी बिल्कुल सही है, वाई भी कैटलाइज्ड है, ठीक है।
जी की बात करते हैं, जी में पता लग जाएगा कि एनर्जी गेन हुई है बाय प्रोडक्ट या फिर ओवरऑल एनर्जी चेंज हुई है। तो देखते हैं एक्स। अब देखो ये दोनों तो ऑप्शन, ये चारों तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब हम पता लगाना है कि सी सही है डी सही है, उसके लिए जी को देखो, ये लास्ट वाला चेंज है। सी के अंदर कह रहा है कि एनर्जी गेन हुई है, प्रोडक्ट ने एनर्जी गेन की है। अब कैसे पता लगाओगे कि प्रोडक्ट ने एनर्जी गेन की है? तो देखो आपको ऐसे पता लगता है प्रोडक्ट ने एनर्जी चेंज की है कि मैंने आपको बताया था कि अगर सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा हो और प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो तो यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो और सबस्ट्रेट की एनर्जी, सबस्ट्रेट पहले करो, सबस्ट्रेट की एनर्जी कम हो और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो पहले ये पता लगाओ कि ये रिएक्शन जो है, ये जी वाला जो है, ये एंडो है या एक्सो है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो यहाँ पे तुम देखो एनर्जी है, एनर्जी, अब यहाँ पे सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। कंडीशन लिखो, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम। दोबारा से बताती हूँ, देखो ये आपके पास एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एक्स वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, एनर्जी लिखी हुई है। अब तुम खुद देखो यहाँ पे सबस्ट्रेट लिखा हुआ है, तो यानी कि ये पॉइंट सबस्ट्रेट का है, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा है। और फिर आती है ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। सबस्ट्रेट की ज़्यादा, प्रोडक्ट की कम, यानी कि एनर्जी लॉस हुई है। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि एनर्जी लूज़ हुई है, ठीक है, एनर्जी लूज़ हुई है। तो यानी कि गेन नहीं हुई एनर्जी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। एनर्जी चेंज हुई है, बिल्कुल हुई है। लॉस हो गेन हो, चेंज आएगा एनर्जी के अंदर, दोनों कंडीशन को चेंज बोलेंगे। तो ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे ओवरऑल चेंज इन एनर्जी लिखा हुआ है, बिल्कुल हाँ, ओवरऑल चेंज इन एनर्जी हुआ है। पहले एनर्जी इतनी थी, फिर एनर्जी इतनी हुई, लेकिन गेन नहीं हुई, ठीक है, एनर्जी लूज़ हुई है। ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। नंबर 6 के अंदर कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ एपो एंजाइम एंड को एंजाइम को क्या कहते हैं। को एंजाइम एक को फैक्टर है, एक ऐसा एंजाइम जो बगैर को फैक्टर के हो उसे होलो एंजाइम कहते हैं, और एक ऐसा एंजाइम जो कि को फैक्टर प्लस एंजाइम हो उसे एपो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे होलो एंजाइम। एक मिनट, मैंने शायद कुछ कंफ्यूजन में गलत बोल दिया है, लेट मी रिपीट इट। देखो एंजाइम विदाउट कोफैक्टर इज एपो एंजाइम, हाँ मैं सही बोल रही हूँ। और एंजाइम विथ कोफैक्टर इज होलो एंजाइम, ठीक है। अब यहाँ पे कोफैक्टर इन्होंने क्या ले लिया, को एंजाइम ले लिया, तो एक ही बात है। तो ऑप्शन बी वुड बी द राइट ऑप्शन। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कह रहे हैं कि द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू देयर, यानी कि एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होते हैं टू डिफरेंट थिंग्स। वो क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि अच्छा ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। सरफेस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है या फिर एंजाइम का बाइंड होने का तरीका है, यानी कि हाउ इज़ द एंजाइम शेप्ड, या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। एंजाइम इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो इज़ दैट द रीज़न, हो सकता है बिल्कुल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आई डोंट थिंक सो। मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट इतना ज़्यादा नहीं होता, हाँ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स लाइक हार्मोन्स वगैरह, बट उसकी वजह से एंजाइम की स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है, दैट्स नॉट द केस। फिर पीएच की वजह से एंजाइम स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं है। एंजाइम स्पेसिफिक होता है टू पीएच, ये स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन ए सी रेड ऑप्शन कि अच्छा एंजाइम की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी वजह से एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है चीज़ों की तरफ। अब चीज़ें कैसी, व्हाट डू यू मीन बाय चीज़ें, it might be temperature, it might be pH, it might be substrate concentration or enzyme concentration, that entirely depends कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो। लेकिन हाँ, हर एंजाइम स्पेसिफिक pH पे काम करता है, हर एंजाइम स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करता है। Question number 8 says an essential feature of a competitive inhibitor is its ability to, competitive inhibitor क्या होता है, यानी कि वो inhibitor जो कि सबस्ट्रेट के साथ competition करे एंजाइम की एक्टिव साइट लगने पे, ठीक है।
ये सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर है, जो ज़्यादा होगा वो अटैच होगा, ठीक है। मॉडिफायर सबस्ट्रेट को मॉडिफाई करता है, बिल्कुल भी नहीं। एक्टिवेट करता है ऑपरेटर जीन को, नहीं भाई। कंबाइन करता है प्रोस्थेटिक, नहीं। प्रोस्थेटिक ग्रुप कहाँ से आ गया? प्रोस्थेटिक ग्रुप इज़ अ कोफैक्टर, इसका वहाँ पे यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है। एक्टिव साइट पे कंबाइन हो जाता है, बिल्कुल सही, जो कि मैंने अभी बात की थी। तो ऑप्शन डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 9 से द रिएक्शन रेट ऑफ सेलेवरी अमाइलेज, यानी कि आपके सलावा के अंदर जो अमाइलेज होता है, क्यों, क्या कोई और भी अमाइलेज होता है? बिल्कुल। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एक अमाइलेज होता है, ठीक है, तो वो भी अमाइलेज ही होता है। अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। क्वेश्चन कहते कह रहे हैं कि आपकी सलाइवा का जो अमाइलेज है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है विद स्टार्च डिक्रीजेस एज द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज रिड्यूस्ड, यानी कि अगर क्लोराइड आयन मैंने डिक्रीज़ कर दिया तो अमाइलेज की एक्टिविटी है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो बताओ ऐसा क्या काम कर रहा है क्लोराइड आयन कि उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है अमाइलेज के लिए? तो यहाँ पे बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। देखो, कुछ एंजाइम्स आपकी फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। फॉर एग्जांपल मैं स्टमक की एग्जांपल देती हूँ। नो, इट डोंट इवन लुक लाइक अ स्टमक। नो, या दिस इज स्टमक। स्टमक के अंदर एक एंजाइम रिलीज होता है, पेप्सिन, नॉट पेप्सिन, पेप्सिनोजन, ठीक है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। फिर इसे ना कुछ एक्टिवेटर की ज़रूरत होती है, कोफैक्टर की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे कोफैक्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे HCl एज अ कोफैक्टर इस्तेमाल होता है और इसके साथ जाके बाइंड हो जाता है और फिर ये जो है वो एक्टिव हो जाता है और इसकी एक्टिव फॉर्म को पेप्सिन कहते हैं, ठीक है। पेप्सिनोजन काम ही नहीं कर सकता, पेप्सिन काम कर सकता है। तो कुछ एंजाइम्स को कोफैक्टर की सख्त ज़रूरत होती है ना, अमाइलेज इज़ वन ऑफ देम। आपके सेलेवरी अमाइलेज को कोफैक्टर की ज़रूरत होती है एंड क्लोराइड आयन वर्क एज अ कोफैक्टर। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। तो कोफैक्टर है, क्लोराइड आयन क्या है? कोफैक्टर है। हाउ डज एन एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन? एंजाइम कैसे रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज भी करता है एंजाइम। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैं बता रही हूँ ऐसे ही। बाय ब्रिंगिंग द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इन प्रिसाइज ओरिएंटेशन, ये ऑप्शन ठीक है मेरे ख्याल से तो, लेकिन दूसरे ऑप्शन पढ़ते हैं, जो ज़्यादा सही लगा उसे टिक कर देंगे। बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रैंडम कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगर मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करवा दो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, नहीं। एंजाइम ऐसा नहीं करता है एटलीस्ट। शिफ्टिंग द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन, नो। बाय सप्लाइंग द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन, यानी कि एनर्जी देता है, नहीं। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि देखो एंजाइम क्या करता है, जो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं उन्हें ओरिएंटेशन के अंदर लाता है, उन्हें हेल्प करता है फास्ट कैटलाइज करवाने में। तो इन सब ऑप्शन में से ऑप्शन ए सबसे ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। MCQs के अंदर अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही तो एलिमिनेट अदर ऑप्शंस, so you'll be left with the right option. Well, तो ऑप्शन ए, I'm sure option A is the right option. What number is it? Number 10, नहीं 11. Many enzymes are secreted in inactive form, जैसे कि मैंने बताया था बहुत सारे enzymes inactive form के अंदर secrete होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंजाइम प्रोटीनेशियस होता है नेचर के अंदर। और अगर एंजाइम देखो, अगर फॉर एग्जांपल स्टमक के अंदर पेप्सिन रिलीज होता है, ठीक है। अब ये पेप्सिन, नॉट पेप्सिन, पेप्सिनोजन, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन की, ठीक है। अगर मैंने पहले ही पेप्सिन रिलीज़ कर दिया, मैंने पहले ही एक्टिव फॉर्म रिलीज़ कर दी पेप्सिनोजन की, तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैंने खाना ही नहीं खाया, मेरे स्टमक में भी खाना नहीं है, तो ये पेप्सिन क्या, अगर ये पेप्सिन पहले से एक्टिव फॉर्म के अंदर है तो ये पेप्सिन जाके मेरे सेल के अंदर जो प्रोटीन है ना उसे कैटलाइज कर देगा जाके,
ठीक है। तो इसीलिए मुझे एक्टिव फॉर्म के अंदर नहीं डालना, इससे इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ करता है स्टमक, और जैसे ही खाना आता है तो ये एक्टिव हो जाता है, कोफैक्टर अटैच हो जाता है इसके साथ। ठीक है, तो मकसद है प्रोटीन, सेल की प्रोटीन को बचाना। तो सेल प्रोटीन इज द राइट ऑप्शन। देन इट सेज इरिप्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इरिप्सन याद रखिएगा, इरिप्सन एक तरह का प्रोटीएज होता है। ठीक है, प्रोटीएज क्या होता है? वो एंजाइम जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करे, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करे, कार्बोहाइड्रेसेस लाइपेसेस यानी कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को ब्रेक डाउन करे। खैर इरिप्सन जो है वो प्रोटीएज है। राइबोजाइम, राइबोजाइम कौन से होते हो यहाँ पे? अब जिसने नहीं सुना हुआ, देखो एंजाइम जो है वो किससे बना हुआ है? प्रोटीन से। नॉट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप फ्रॉम प्रोटीन। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एंजाइम आपका बना हुआ होता है आरएनए से, उसे कहते हैं राइबोसोम। क्या बोल रही हूँ मैं? आई एम सो सॉरी। देखो कुछ एंजाइम बना हुआ होता है आरएनए से। ठीक है, आपका जो राइबोसोम है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री जहाँ पे प्रोटीन बनता है, राइबोसोम के अंदर जितना एंजाइम होता है ना, वो बना हुआ होता है आरएनए से। और ऐसे एंजाइम को जो आरएनए से बना हुआ है, इसे बोलते हैं राइबोजाइम। तो पता लग गया राइबोजाइम क्या होता है? राइबोजाइम वो एंजाइम जो कि आरएनए से बना हुआ है। तो ये किससे बना हुआ होता है भाई? आरएनए से बना हुआ होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन। एंड फाइनली वी आर डन विद एमसीक्यूज। आई होप it was helpful for you, and thank you so much for watching. See you later in the next video, जहाँ पे हम लोग और भी MCQs करेंगे एंजाइम चैप्टर के।